नमस्कार दोस्तों, फिर आज से मैं एक नई क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं इस झारखंड उत्कर्ष के चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने झारखंड का प्राचीन नाम के बारे में एक लेक्चर लिया था। इसके बाद क्रमबद्ध रूप से मैंने इतिहास को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जो क्लास आज का जो क्लास होगा वह झारखंड का प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो झारखंड का प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग समझेंगे कि झारखंड का प्राग ऐतिहासिक काल, हम यहाँ सिंपल सी बात लिखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ उस झारखंड के बारे में ही बात कर रहा हूँ, प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसका जो प्रागैतिहासिक काल का जो पीरियड है हम लोग समझते हैं 10 लाख बीसी, 10 लाख बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। 1000 बीसी तक माना जाता है। इससे पहले मैंने जो बताया था एक सिलेबस इतिहास के बारे में, वो भारत के संदर्भ में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ जो उस वक्त मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है 2 लाख बीसी से 10,000 मैंने बताया था। लेकिन अभी जो वर्तमान अभी जो हम समझ पा रहे हैं कि झारखंड के संदर्भ में झारखंड का प्रागैतिहासिक काल खंड जो है 10 लाख बीसी से 1000 बीसी तक है। 10 लाख बीसी से 1000 बीसी तक है। इसी प्रागैतिहासिक काल को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 हिस्सों में हम लोग देख सकते हैं। चार खंड है इसका। एक आप देख पाएंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल एकदम क्रमबद्ध समझते चलेंगे हम लोग झारखंड के इतिहास को, बहुत ही मजा आएगा। प्रागैतिहासिक काल 10 लाख बीसी से 1000 बीसी। तो 10 लाख बीसी से 11000 बीसी इसका टाइम पीरियड है। 10 लाख बीसी से 11000 बीसी तक हमारा झारखंड का पूरा पाषाण काल माना जाता है। पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इस मध्य पाषाण काल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह है 11000 बीसी से 6000 बीसी तक। मतलब ये जो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, समय काल है, वह जो आपका है 11000 बीसी से 6000 बीसी, कहीं कहीं 9000 बीसी से 4000 बीसी भी कई पुस्तकों में मिल जाएंगे। तो उससे घबराने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आपसे ये टाइम जो हम बता रहे हैं ये टाइम फिक्स नहीं है। आपका एग्जामिनर ये टाइम कभी भी नहीं पूछेगा, केवल आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछने का प्रयास करेगा। हम इसलिए इसको टाइम बता रहे हैं ताकि आप भारत के इतिहास से झारखंड के इतिहास को कोरिलेट कर पाए, संबंध स्थापित कर पाए, ताकि आपको समझ पाए कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। तो वहां भी 9000 से 4000 बीसी कई बुक में मिलेंगे, कई राइटर लोग लिखे हैं। तो वहां घबराने की चिंता नहीं, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइम से आपसे कोई भी दिक्कत नहीं है एग्जामिनर को। एग्जामिनर कभी आपको टाइम पीरियड नहीं पूछने जा रहा है। मध्य पाषाण काल के बाद हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये जो नवपाषाण काल हम लोग देख रहे हैं झारखंड के संदर्भ में, जो नवपाषाण काल देख रहे हैं वे 6000 से 4000 बीसी तक है। 6000 बीसी से 4000 बीसी तक आपका नवपाषाण काल है। आप देख रहे होंगे प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को पूरा का पूरा पाषाण काल ही माना जाता है और पाषाण काल को ही हम लोग 3 खंडों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल कह सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद नवपाषाण काल को हम लोग कह सकते हैं, नवपाषाण काल के बाद जो अगला जो काल आता है वह आता है धातु का काल। धातु काल। अब इस धातु काल में हम लोग देखेंगे
इस धातु काल में सबसे पहला जो फेज आता है वो ताम्रपाषाण काल आता है, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ये जो ताम्रपाषाण काल है, आप जान रहे होंगे कि जब इंडियन इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ताम्रपाषाण फेज आता है। नवपाषाण काल के बाद आगे का जो काल आता है वह ताम्रपाषाण काल का आता है। ताम्रपाषाण काल के आगे का जो काल आता है वह हड़प्पा सभ्यता का काल आता है। लेकिन उन चीजों को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक संक्षेप में हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि ताम्रपाषाण काल जो आपका जो हो रहा है वह 4000 बीसी से 3000 बीसी तक के कालखंड को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। 4000 बीसी से 4000 बीसी से 3000 बीसी तक के कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य युगीन काल, ये जो कांस्य युगीन काल जो है यही आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने को मिलता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसी कालखंड में हमारा हड़प्पा सभ्यता पलता बढ़ता है, विकसित होता है, पल्लवित होता है। तो कांस्य युगीन काल, कांस्य युगीन काल। अब कांस्य युगीन काल में हम लोग देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड है 3000 बीसी से 2000 बीसी तक। ठीक है, कांस्य युगीन काल का जो झारखंड के संदर्भ में टाइम पीरियड हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोग जो बात कर रहे हैं। हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो आपका पुरापाषाण का प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है, आपका पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, मैंने बताया था आप लोगों को कि आपका जो 10 लाख बीसी से 11000 बीसी है, और वहां 2 लाख से मैंने स्टार्ट किया था, तो भारत के संदर्भ में था। लेकिन इतिहासकार, झारखंड इतिहासकार लोग 10 लाख से प्रारंभ करते हैं और 1000 बीसी तक झारखंड प्रागैतिहासिक काल को मानते हैं। तो यहाँ कोई भी चिंता करने की विषय नहीं है। कांस्य युगीन काल हम लोग देखिए, उसके बाद जो है लौह युगीन काल आती है। लौह युगीन काल, लौह युगीन काल, लौह युगीन काल। ठीक है, अब जो ये लौह युगीन काल जो आता है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड 2000 बीसी से 2000 बीसी से हम यहां लिख देते हैं नीचे 1000 बीसी, 1000 बीसी तक, 2000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक आपका लौह युगीन काल है। आप समझ पा रहे हो भारतीय इतिहास में 1000 बीसी तक आपका ऋग्वेदिक काल चलता है, उत्तर वेदिक कालखंड आता है, और उत्तर वेदिक काल में पहली बार लोहा से परिचित होता है। उत्तर वेदिक कालीन लोग जो है लोहा से परिचित होता है, और 1000 बीसी में ही लोहा का आगाज भारत की धरती पर होती है। तो इसी संदर्भ में आप हम देख पा रहे होंगे कि 10 लाख से मैंने स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल को, और 1000 बीसी तक मैंने खत्म किया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 10 लाख बीसी से शुरुआत की और 1000 बीसी तक मैंने खत्म किया। तो इन तमाम पहलुओं को हम देखेंगे। पुरापाषाण काल 10 लाख बीसी से 11000 बीसी, मध्यपाषाण काल 11000 बीसी से 6000 बीसी, कहीं कहीं आपका 9000 बीसी से 4000 बीसी का बात करेंगे। नवपाषाण काल आप देखेंगे 6000 बीसी से आपका 4000 बीसी, कहीं कहीं 3000 बीसी से 1500 बीसी यहाँ बात करते हैं। 3000 बीसी से 1500 बीसी नवपाषाण काल के लोग भी मानते हैं, कई इतिहासकार लोग लिखते हैं 3000 बीसी से 1500 बीसी तक के कालखंड को नवपाषाण काल मानते हैं। लेकिन उससे कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद धातु काल, धातु काल आता है नवपाषाण काल के बाद जो अगला का काल आता है, क्योंकि ये सारा का सारा पत्थर का ये औजार बन रहा था, और पत्थर औजार होने के बाद एक समय आता है जहां तांबा का प्रयोग करना सीख जाता है। इसीलिए उस कालखंड में हम लोग रख देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल आपका कहाँ 4000 बीसी से 3000 बीसी, कांस्य युगीन काल 3000 बीसी से 2000 बीसी, लौह युगीन काल 2000 बीसी से 1000 बीसी तक। यहां तक आप क्लियर होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ये प्रागैतिहासिक काल क्या है। पहले इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं। उसके बाद हम लोग आगे की बातचीत करेंगे कि झारखंड में कौन कौन सा स्थल है जो पुरापाषाण कालीन है, मध्यपाषाण कालीन है, नवपाषाण कालीन स्थल है, जहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए इन टॉपिक को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आइए प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग समझते हैं।
एक हम लोग समझते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आप नोट्स बनाते चलिएगा, आपका एक बेहतर नोट्स बन जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि उस वक्त प्रागैतिहासिक कालीन मानव जो थे वह केवल और केवल शिकार और खाद्य संग्रह पर डिपेंड करते थे। मतलब उस वक्त का जो समय था, उन लोग पेट की चिंता होता थी, खाद्य संग्रह करते थे, शिकार करते थे। और यही कारण है कि इस प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कह देते हैं आखेटक काल। क्या कह देते हैं? आखेटक काल या खाद्य संग्रह का काल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं ऐसा काल जिसमें मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल को ऐसा काल जिसमें मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर आश्रित रहता है, खाद्य संग्रह पर आश्रित रहता है। क्या हो गया? मतलब इस वक्त के मानव क्या थे? शिकार पर ज्यादा अधिक से अधिक निर्भर होते थे और खाद्य संग्रह पर ज्यादा बल देते थे। इसलिए प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि ऐसा काल जिसमें मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर आश्रित होते हैं। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक काल को, यही कारण है कि प्रागैतिहासिक काल को खाद्य संग्रह, प्रागैतिहासिक काल को क्या कह सकते हैं हम लोग? खाद्य संग्रह या आखेटक, क्या कह सकते हैं? आखेटक काल। आखेटक का मतलब होता है शिकार, मतलब खाद्य संग्रह काल या आखेटक काल। क्या कहते हैं? आखेटक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भी कहा जाता है। आखेटक काल भी कहा जाता है। अगर हम दूसरा भाषा में समझें कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, दूसरे शब्दों में प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि इस कालखंड के लोग कोई लिखना जानते नहीं थे, लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। स्वाभाविक सी बात है, जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसका मतलब है कि लिखना नहीं आता होगा, और जब ये लिखना नहीं आता होगा तो उस कालखंड में कोई चीज पढ़ा भी नहीं गया होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलती है। ऐसे काल को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये हम लोग समझ पा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में, अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल में हम लोग देख रहे हैं पूरा पाषाण काल। अब हम लोग देख रहे हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है कि ऐसा काल जब मानव औजार निर्माता की ओर अग्रसर हो रहा था, औजार निर्माता के रूप में अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था, प्रस्तुत कर रहा था, उस ऐसे काल को हम लोग पूरा पाषाण काल भी कह देते हैं। पूरा पाषाण काल, इसमें हम लोग पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे अपने आप में क्या हो रहा था कि औजारों को धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, ये औजार निर्माता के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, क्योंकि पाषाण युगों की पहचान औजारों के आधार पर ही होती है। पाषाण युगों की पहचान औजारों के आधार पर ही होती है और औजारों के प्रकारों के आधार पर ही
मानव वैज्ञानिकों ने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का विभाजन किया। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसमें पुरापाषाण काल में जो स्थल है, पुरापाषाण कालीन स्थल देखते हैं इसमें पहले। पुरापाषाण में यहाँ क्या था कि ये जो पुरापाषाण में इस वक्त के लोग आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। इसमें कोई ज्यादा मनुष्य लोग कुछ उतना डेवलप नहीं कर पाया था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी और खाद्य संग्रह का मतलब होता है भोजन को संग्रह करना। तो आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में पुरापाषाण काल में मानव कर रहे थे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि पुरापाषाण कालीन स्थल देखते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं पुरापाषाण कालीन स्थल में पुरापाषाण कालीन स्थल ये पूछा जाता है कि झारखंड का पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा है। ठीक है, झारखंड का पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा है, झारखंड का पुरापाषाण कालीन स्थल। अब हम लोग देखते हैं पहला बोकारो में हम लोग देखते हैं, पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं बोकारो जिला। अब इस बोकारो जिला में एक जो मिला है, साक्ष्य जो मिला पुरापाषाण कालीन स्थल के रूप में जाना जाता है बोकारो। इसमें जो एक स्थल जो मिला है वो हरा, अब रखिए इसमें बोकारो जो मिला है हरा, अब रखिए स्फटिक हस्त कुठार प्राप्त हुआ। मतलब आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि क्या बोकारो पुरापाषाण कालीन स्थल है, क्या बोकारो पुरापाषाण कालीन स्थल है। क्यों? क्योंकि यहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि हरा अवरकीय स्फटिक हस्तकुठार प्राप्त हुआ है। जो प्राप्त हुआ है औजार किस काल में प्राप्त हुआ है, पुरापाषाण काल में। इसीलिए इसे बोला जाता है पुरापाषाण कालीन स्थल बोला जाता है, जिस जगह में ये पाया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं बोकारो के बाद हम लोग देखते हैं देवघर भी पुरापाषाण कालीन स्थल है। इसमें जो देवघर में जो है आप देखेंगे कि निम्न पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। यहां से भी क्या हुआ कि निम्न पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। और यह जो औजार प्राप्त हुआ है कर्ण कोलाजोर, ये जो देवघर में कर्ण कोलाजोर जो किनारा है, कर्ण कोलाजोर नदी के किनारे से, कर्ण कोलाजोर नदी के सतह से प्राप्त किया गया है। सतह से, कर्ण कोलाजोर नदी के सतह से पाया गया था निम्न पाषाण कालीन औजार। ये निम्न पाषाण कालीन औजार कहां, देवघर से। कहां से, देवघर से। इसलिए पुरापाषाण कालीन स्थल के अंतर्गत देवघर जिला भी शामिल हो जाता है। इसलिए पुरापाषाण कालीन स्थल के कर्ण कोलाजोर नदी के सतह पर यह आपका पाया गया देवघर में यह निम्न पाषाण कालीन स्थल प्राप्त किया गया था, औजार प्राप्त किया गया था। इसका मतलब है कि पुरापाषाण कालीन स्थल के रूप में देवघर को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे की बातचीत करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा में हम लोग देखते हैं ये जो तीसरा जो जिला है दुमका। क्या है, दुमका। इस दुमका में क्या है कि ये दुमका में पहाड़पुर एक जगह है। पहाड़पुर के गोमई नदी के दक्षिणी किनारे, पहाड़पुर के गोमई नदी के दक्षिणी किनारे से धारदार हस्तकुठार मिला। यहां कौन सा, स्फटिक के धारदार, स्फटिक के धारदार हस्तकुठार प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब दुमका का एक जगह है पहाड़पुर के गोमई नदी के दक्षिणी किनारे में स्फटिक के धारदार
औजार प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए। तो ये दुमका भी आपका पूरा पाषाणकालीन स्थल है। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग के बारे में। हजारीबाग भी आपका, अभी हम लोग पूरा पाषाण काल के अंतर्गत चल रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, इसे हम चौथा हम यहां भी लिख देते हैं, चौथा हजारीबाग। हजारीबाग, ये जो चौथा हजारीबाग है, यहां हम देखेंगे हजारीबाग में एक जगह है बांदा। हजारीबाग में एक जगह है बांदा, वहां से भी हस्तकुठार प्राप्त हुआ है। तो हजारीबाग का एक स्थल है बांदा, यहां से भी क्या मिला है, हस्तकुठार प्राप्त हुआ है, हस्तकुठार प्राप्त हुआ है, हस्तकुठार प्राप्त हुआ है हजारीबाग के जिला से। आप देखेंगे कि हजारीबाग के एक जगह है इसको सरैया रहम। आप देखिएगा कि एक जगह है इसको सरैया रहम, ये हजारीबाग का इलाका का जगह है, इसको सरैया रहम, दिहांगी, यहां से सारा का सारा चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। दिहांगी, ये तीनों जगह से चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, चित्रकारी के, यहां हम लिख देते हैं चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। मतलब केवल दिहांगी में नहीं, इसको में भी, सरैया रहम में भी और दिहांगी में भी, ये तीनों में चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। दिहांगी, ठीक है, देहांगी, इसे देहांगी या दिहांगी, इसे देहांगी ही कहिए, देहांगी में। अब इसको में भी, अब इसको का कौन कौन सा जगह से मिला है, अब इसको से चित्र जो मिला है वह क्या क्या चीज का आकृति मिली है। तो आप देखेंगे कि नक्षत्र की आकृति, यहां नक्षत्र की आकृति प्राप्त हुई है, फिर यहां गुफा की आकृति प्राप्त हुई है, भूल भुलैया की आकृति प्राप्त हुई है, भूल भुलैया की आकृति प्राप्त हुई है इसको से, मतलब इसको में भूल भुलैया, नक्षत्र, गुफा हो गया, उसके बाद जहाज, अंतरिक्ष, जहाज की भी, फिर अंतरिक्ष की आकृति भी मिली है, यहां से अंतरिक्ष की आकृति मिली है। अब समझ पा रहे हैं कि हजारीबाग का इसको, इसलिए इसको बहुत ही फेमस जगह है और इसको परीक्षा में पूछा भी गया है और हमेशा पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा कि हजारीबाग के इसको से क्या क्या प्रमाण मिले हैं। नक्षत्र की आकृति मिली है, वहां से क्या चीज, नक्षत्र की, भूल गुफा की आकृति मिली है, भूल भुलैया की आकृति मिली है, जहाज की और अंतरिक्ष की आकृति मिली है। जबकि आकृति सब मिली है, सारा का सारा चित्रकारी ही प्राप्त हुआ, तो ये चित्रकारी थी। तो कौन सा चित्रकारी है, नक्षत्र का चित्रकारी, गुफा की आकृति, भूल भुलैया की आकृति, जहाज की आकृति और अंतरिक्ष की आकृति आपको इसको से प्राप्त हुआ है। ये हजारीबाग जिला का, हजारीबाग जिला से ये प्राप्त हुआ है। ये तीनों, इसको सरैया रहम, यहां आप देख पा रहे होंगे, इसको सरैया रहम और देहांगी, तीनों चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। जितना भी परीक्षा झारखंड में पूछा जाता है, चाहे वो जेटेट हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे अन्य जिला पुलिस की बहाली हो, अन्य वैकेंसी में क्या होगा कि आपसे केवल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल जिला नहीं है। अब पूरा पाषाणकालीन जिला दे दिया जाएगा, आपको केवल और केवल जिला का नाम दे दिया जाएगा और कुछ नेक्स्ट चौथा जो ऑप्शन बना देगा वो अलग जिला का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको छांटना रहेगा कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो नेक्स्ट जो जिला होगा, सपोज कीजिए कि बोकारो दिया हुआ है, देवघर दिया हुआ है और दुमका दिया हुआ है, और चौथा मान लीजिए कोई दूसरा चीज दे दिया हुआ है, खूंटी दे दिया है, तो अब खूंटी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ खूंटी क्या हो जाएगा कि यह खूंटी निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो इस तरह से आपसे जेटेट में सवाल पूछेगा। लेकिन जैसे हम पीसीएस की सवाल, जब प्रशासनिक सेवा की बात करेंगे, जब जेपीएससी की बात करेंगे, तो वहां आपका इन पार्टिकुलर जगह का स्थल दे देगा, बांदा दे देगा, इसको दे देगा, सरैया रहम दे देगा और नेक्स्ट चौथा ऑप्शन में कुछ दूसरा ऑप्शन डाल देगा और पूछेगा कि निम्न से कौन सा स्थल पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपका एक जेपीएससी का एग्जामिनर थोड़ा डीप जाकर के पूछने का प्रयास करेगा। तो इसलिए आप इसे जगह को बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामगढ़ को।
अब नेक्स्ट हम लोग रामगढ़ के बारे में जान रहे हैं कि रामगढ़ भी पूरा पाषाण कालीन स्थल के रूप में देखा जाता है, रामगढ़ भी। ठीक है, रामगढ़। चौथा हम लोग देखिए 4 जिला का, देख लीजिए 4 जिला के बारे में। 5वां जिला जो हमारा है, 5वां जिला वो हमारा रामगढ़ है। मतलब रामगढ़ से भी क्या मिला है, पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। मतलब रामगढ़ से भी पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त। ठीक है, आप 5वां में क्या रखेंगे कि रामगढ़ जिला भी पूरा पाषाण कालीन स्थल है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम को देखते हैं नेक्स्ट, 6ठा में पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम, अब ये पूर्वी सिंहभूम भी पूरा पाषाण कालीन स्थल के रूप में देखा जाता है। अब इसमें जो है पूर्वी सिंहभूम के रूप में हम लोग देखेंगे बारदा ब्रिज। ये जो आपका जगह है बारदा ब्रिज, पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है बारदा ब्रिज, यहां से भी पूरा पाषाण कालीन स्थल मिला है। फिर एक बारधा है, बारधा, एक बारदा और एक आपका बारधा। तो इसे आप याद रखिएगा कि बारदा ब्रिज, फिर बारधा, फिर बारबिल एक जगह है, कहां पे आपका पूर्वी सिंहभूम में। कौन सा, बारबिल, बारबिल, बीरबल नहीं, बारबिल। तो पूर्वी सिंहभूम में भी बारबिल एक जगह है। कौन सा जगह, बारबिल। यहां से भी पूरा पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। एक है हिरजी हाथी, हिरजी हाथी। ठीक है, हिरजी हाथी मतलब पूर्वी सिंहभूम में भी एक जगह हिरजी हाथी है, वहां से भी पूरा पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुआ है। जेपीएससी का एग्जामिनर जो रहेंगे वो आपको बारदा ब्रिज दे देगा, कुछ दूसरा चीज दे देगा, 3 सवाल यहीं से उठा लेगा, चौथा कुछ दूसरा दे देगा जो मध्य पाषाण कालीन स्थल होगा। कह देगा कि निम्न में से कौन पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं है, तो आपको चौथा ऑप्शन को ढूंढना है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है बारदा ब्रिज, बारधा, बारबिल और हिरजी हाथी, ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत स्थलीय शामिल है। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं। 7वां में हम देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, आप जान भी पा रहे होंगे कि पूर्वी सिंहभूम, जैसे जैसे हम जिला का नाम बोल रहे होंगे वैसे वैसे आपका मस्तिष्क में ये चल पा रहा होगा कि पूर्वी सिंहभूम किस जगह पर सिचुएटेड है, पश्चिमी सिंहभूम कहाँ लोकेटेड है। तो ये चीज आपके मस्तिष्क में घूमना चाहिए कि पूर्वी सिंहभूम कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है। तो इस तरह से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन सा शामिल किया गया है, किसे किसे शामिल किया गया है। पहला तो हम लोग देखेंगे चाईबासा। चाईबासा, इसका मतलब यहां से एक सवाल बन गया कि चाईबासा जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। अमाई नगर, यहां अमाई नगर एक आपका आता है स्थल, अमाई नगर। थोड़ा सा नाम जो है टेढ़ा है क्योंकि ये झारखंड में हम लोग पहली बार सुन भी रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा पेचीदा लगेगा। ये आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन बहुत ही आसान होगा। मुरगन हाथी, मुरगन हाथी, मुरगन हाथी, ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुरगन हाथी के अंतर्गत भी यहां से पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुआ है, पूरा पाषाण कालीन स्थल औजार यहां से प्राप्त हुआ है। आप यहां देख रहे हैं चाईबासा हो गया, अमाई नगर होगा, मुरगान हाथा हो गया, नरसिंहगढ़, इसको हाथा ही कर दीजिए, नरसिंहगढ़, एक आपका नरसिंहगढ़, आपका एक कौन सा हो गया नरसिंहगढ़। तो नरसिंहगढ़ किस जिला में, तो पश्चिमी सिंहभूम में है नरसिंहगढ़। आप यहां मतलब चालूड़ी, चालूड़ी, ये चालूड़ी भी क्या आपका पश्चिमी सिंहभूम का ही क्या है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है चालूड़ी। चालूड़ी हो गया, चालू ने गालू लिखिए इसको, गालू, गालूड़ी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं गालूड़ी के बाद नरसिंहगढ़, आप इसको याद रखिएगा, चाईबासा, दूसरा अमाई नगर, तीसरा मुरगान हाथा, चौथा नरसिंहगढ़, पांचवा गालूड़ी
और धोरांगी, धोरांगी, ठीक है, कौन सा हो गया, धोरांगी। लोटा पहाड़, लोटा पहाड़, गोपालपुर, ठीक है, लोटा पहाड़, गोपालपुर, ये सारा के सारा पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। गोपालपुर, दहीगाड़ा, जगन्नाथपुर, दहीगाड़ा, जगन्नाथपुर, कुज्जू और एक हरिन देरी, कौन सा, हरिन दुबरी, कौन सा, हरिन दुबरी। एक कुज्जू के बाद हरिन दुबरी, दुबारी, हरिन दुबरी, तो आप इसे याद रखिएगा, हरिन दुबरी। चाईबासा, अमाई नगर, मुरगौनहाता, नरसिंहगढ़, गालूड़ी, धोरांगी, लोटापहाड़, गोपालपुर, दहीगाड़ा, जगन्नाथपुर, कुज्जू और हरिन दुबरी। ये दा है, आप इसे आप दा समझिएगा, ये दा है, दुबरी है, छोटा है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, हरिन दुबरी, याद रखिएगा। अब ये एक लंबा लिस्ट आपके बीच में रखा गया। अब इस लंबा लिस्ट को कैसे हम लोग याद रखें, तो एक फनी ट्रिक हम तैयार किए हैं, उस फनी ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं कि ये फनी ट्रिक क्या है। तो फनी ट्रिक को हम लोग अगर देखा जाए तो इस फनी ट्रिक पे क्या कह सकते हैं कि चाय मुनगा धोलो, चाय मुनगा धोलो, चाय मुनगा धोलो, गोद जाके, कहां पे, हरिन दुबरी में, कहां पे, हरिन दुबरी में, हरिन दुबरी में। ये बहुत ही आसान हो जाएगा, एक दो बार इसे याद रखिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, हरिन दुबरी में। अब देखिएगा, यहां से चा से चाईबासा, या से अमाई नगर, मु से मुरगौनहाता, गा से ना से नरसिंहगढ़, गा से गालूड़ी, धो से धोरांगी, लो से लोटापहाड़, गो से गोपालपुर, दा से दहीगाड़ा, जा से जगन्नाथपुर, का से कुज्जू और ये लास्ट में आपका हरिन दुबरी। तो आपका इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, चाय मुनगा धोलो गोद जाके हरिन दुबरी में, चाय मुनगा धोलो गोद जाके हरिन दुबरी में। ये किसकी बात किया जा रहा है, पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जा रहा है। ये फनी ट्रिक है, थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट करेंगे तो एक दो बार पढ़ने के बाद आप इसे याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड में बैठ जाएगा। सातवां हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका एक आठवां जो जिला हमारा है, रांची जिला भी इससे अछूता नहीं रहता है। और आठवां जिला आपको रांची, जो पूरा पाषाण कालीन औजार भी वहां से प्राप्त होता है, आठवां जिला, ठीक है। आठवां जिला को हम देख लेते हैं, रांची के बारे में। रांची, अब इस रांची में आप देख रहे होंगे कि रांची जिला भी, इसका मतलब है कि रांची जिला भी प्राग ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है। यहां से भी प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए, पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। तो रांची में आप देखेंगे ताती सिलवाली, कंडरा, आप देखेंगे ताती सिलवाली, ताती सिलवाली, कंडरा, ठीक है। ये जो कंडरा है, कई लोगों को नाम पता नहीं होगा क्योंकि ये पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे, तो इसलिए याद रखिएगा थोड़ा सा। ताती सिलवाली, एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ताती सिलवाली, फिर क्या है, कंडरा, नामकुम, ये आपका एक जगह है रांची में, बहुत ही नामकुम फेमस है, नामकुम, बुरजू, बुरजू, नामकुम, फिर बुरजू, दुबला बेड़ा, दुबला बेड़ा भी आपका क्या है, ये आपका रांची जिला के अंतर्गत शामिल हो। दुबला बेड़ा मतलब दुबला बेड़ा से भी आपको क्या प्राप्त हुए, पूरा पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। बरवे, गोरा भी प्राप्त हुए, दुबला बेड़ा भी प्राप्त हुआ है, दुबला बेड़ा से ही प्राप्त हुआ है, बरवे से भी प्राप्त हुआ है, गोरा से ही प्राप्त हुआ है। चाचो नावा टोली, चाचो
नावाटोली से भी प्राप्त हुआ है। बरवे, गोरा, चाचो नावाटोली से भी प्राप्त हुआ है। बिंदा बुंजू एक आपका है बिंदा, इसे आप याद रखेंगे बिंदा बुढ़ैत, बुढ़ैत ये अजीब नाम है बुढ़ैत। और आपका ये आप इतना याद रखिएगा, एक ईट शायद है, ईटे नाम है, ईट टाइप का जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है रांची का। खैर इतना आप ये एक लिस्ट याद रखिएगा। ताती सिलवारी, कंडरा, नामकुम, बुरजू, दुबला बेरा, बरवे, गोरा, चाचो नावाटोली, बिंदा, बुढ़ैत। आपका सवाल जेपीएससी से यहां से बाहर एकदम भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही आपको डीप लेकर के हम आपको ले चल रहे हैं, क्रमबद्ध रूप से तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए आप इसे एकदम ईमानदारी से पूर्वक नोट्स बनाएंगे और उसे आप याद करने का प्रयास करेंगे। एक दो बार पढ़ने के बाद आपको पूर्णतः ये याद हो जाएगा। चलिए अब पूरा पाषाण कालीन स्थल हम लोग देख लिए। तो पूरा पाषाण कालीन स्थल जो जिला है हमारा कौन कौन सा आप देख लिए, दुमका भी देख लिए, पश्चिमी सिंहभूम भी देख लिए, पूर्वी सिंहभूम भी देख लिए, रामगढ़ भी देख लिए, रांची भी देख लिए, हजारीबाग भी देख लिए आप। तो ये जो आप हम देख रहे हैं ये सारा का सारा जिला आपका पूरा पाषाण कालीन स्थल को दर्शाता है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। मध्य पाषाण काल में हम लोग देखते हैं दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या था कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि यहां संग्राहक के रूप में निकल रहे थे। अब यहां जो है यहां मानव सूक्ष्म पाषाण संस्कृति को दर्जा देने लगा था, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े चट्टान थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उन पत्थरों को सूक्ष्म करके जानवरों का सेवन करना प्रारंभ किए थे। अब इसका मतलब है एक बड़ा बड़ा पत्थर जो हुआ करता था उस पत्थर को छोटा छोटा नुकीला में तब्दील कर दिया गया। और इसका जो सबसे बड़ी विशेषता है इसे माइक्रोलिथिक एज भी कह देते हैं, ठीक है, सूक्ष्म पाषाण काल इसे हम लोग कह देते हैं, सूक्ष्म पाषाण काल भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इस काल आते आते मध्य पाषाण कालीन मानव छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील करना सीख गए थे, इसीलिए सूक्ष्म पाषाण संस्कृति की प्रचलन शुरुआत हुआ, या इस मध्य पाषाण काल को हम लोग सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। अब यहाँ कौन कौन सा स्थल इसके अंतर्गत शामिल होता है, अब हम इसे देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। अब इस मध्य पाषाण कालीन स्थल के रूप में हम देखते हैं पहला नंबर पर। अब पहला जो हम लोग देखते हैं वह देखते हैं धनबाद के बारे में। धनबाद का गंजा पहाड़ घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है धनबाद। अब इसे धनबाद पहला में धनबाद जिला। अब यहां जो इसका जो धनबाद है गंजा पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त होता है पूरा पाषाण कालीन स्थल। तो धनबाद जिला में क्या है, गंजा पहाड़ घाटी क्षेत्र है, गंजा पहाड़ घाटी क्षेत्र, इसे घाटी ही लिख देते हैं हम यहां पे, गंजा पहाड़ घाटी क्षेत्र से प्राप्त, ठीक है। धनबाद जिला में कौन सा क्षेत्र है, गंजा पहाड़ घाटी क्षेत्र, वहां पे आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल से क्या प्राप्त हुआ, औजार प्राप्त हुआ है, इसीलिए धनबाद जिला को मध्य पाषाण कालीन स्थल के रूप में जाना जाता है, मध्य पाषाण। अब आते हैं लोग दुमका। अब जो है आप दुमका के बारे में आप समझ गए होंगे कि दुमका कहां सिचुएटेड है। तो दुमका आप देख रहे होंगे मैप में आप कि दुमका है कहां, आप देखेंगे बुद्धूड़ी दुमका में ही शामिल है, कर्णकोलाजोर बुद्धूड़ी, बुद्धूड़ी कर्णकोलाजोर, ठीक है। बुद्धूड़ी आपका कहां है, मतलब बुद्धूड़ी से प्राप्त हुआ है, कर्णकोलाजोर से भी मध्य पाषाण संस्कृति प्राप्त हुआ है, ठीक है। बांदरकोला से प्राप्त हुआ है, बांदरकोला एक जगह है दुमका का, तो बांदरकोला से भी आमरापाड़ा
एक आमरापाड़ा है, आमरापाड़ा। ये आमरापाड़ा से भी आपको ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति प्राप्त होती है, मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त होता है आमरापाड़ा। तो आमरापाड़ा आपका किस एरिया में आपका है? दुमका में। मधुबन, मधुबन, हरहर घाटी। आप देखेंगे कि हरहर घाटी भी, हरहर घाटी आपका, हरहर घाटी भी आपका दुमका के इर्द गिर्द में। इसके बाद इसी में हम देख रहे हैं हरहर घाटी दुमका में कौन कौन सा जगह आ गया? बुद्धुड़ी, कर्णकोला जोर, बांदरकोला, बांदरकोला, आमरापाड़ा, मधुबन और हरहर घाटी। फुलझरी पहाड़ी एक आपका है, फुलझरी पहाड़ी, ठीक है। कौन सा? फुलझरी पहाड़ी। फिर एक तो आपका भेलाड़ी, भेलाड़ी। ये जो आपका है दुमका जिला के अंतर्गत शामिल है। ये स्थल जितना भी आपका बुद्धुड़ी, कर्णकोला जोर, बांदरकोला, आमरापाड़ा, मधुबन, हरहर घाटी, फुलझरी पहाड़ी, भेलाड़ी, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो जेपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के ये स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने के लिए। और बाकी बात अदर एग्जामिनेशन है, उन लोग जिला से काम चल जाएगा। आप एग्जामिनर इतना डीप नहीं जाएगा सिंपल परीक्षाओं में, केवल और केवल ये प्रशासनिक क्षेत्र में ही इतना डीप जा करके सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनर के द्वारा। तो इसका एक याद रखने का एक फनी ट्रिक हम क्या बनाए हैं, इसे फनी ट्रिक के रूप में हम लोग देख लेंगे। फनी ट्रिक बहुत ही अच्छा है। आप इसे बुद्धू कब आम में, बुद्धू कब आम में, समझिएगा कि बुद्धू कब आम में हरहर फूल, हरहर फूल भेला, हरहर फूल भेला, ठीक है। मतलब बु से हो गया बुद्धुड़ी, धू से हो ना, बुद्धू से हो गया बुद्धुड़ी, का से हो गया कर्णकोला जोर, बा से हो गया बांदर कोला, फिर आ से हो गया आमरापाड़ा, माँ से हो गया मधुबन, ठीक है। मैं तो ऐसे ही आया है, मैं का कोई रोल नहीं है। हरहर से आपका हरहर घाटी, फूल से यहाँ फूल है, ये फूल है, फूल से, फूल ठीक से लिख देता हूं, फूल हम ठीक से लिख दे रहे हैं, फूल, फूल से फुलझरी पहाड़ी, भे से भेलाड़ी। तो इस प्रकार से आपका एक ट्रिक बन के तैयार हुआ। बुद्धू कब आम में हरहर फूल भेला। भेला का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, भेला थोड़ा सा हम लोग समझ पा रहे हैं, भाषा जो झारखंड के लोग हैं समझ आएंगे कि भेला का मतलब क्या होता है। बुद्धू कब आम में हरहर फूल भेला। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका दुमका का ट्रिक है, इसे आपको याद रखने में सहूलियत मिलेगी, मदद मिलेगी। अब हम लोग आते हैं पूर्वी सिंहभूम के बारे में। पूर्वी सिंहभूम में आप देखेंगे यहां दूसरा हो गया, तीसरा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन सा स्थल है। एक तो पहला पूर्वी सिंहभूम में सबसे बहुत ही फेमस घाटशिला। कौन सा? घाटशिला। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में एक स्थल है आपका घाटशिला। तो आपको घाटशिला में भी आपको क्या होता है, मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त होते हैं। कहां पे? पूर्वी सिंहभूम में। बारदुगुआ, ठीक है, बारदुगुआ, बारदुगुआ, यहां से भी आपको पूर्वी सिंहभूम में प्राप्त होता है। बारदुगुआ एक स्थल है, वहां से भी आपको ये मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त होते हैं। हिरजी हाथी में भी प्राप्त होता है, हिरजी हाथी, हिरजी हाथी, ये जो आपका है हिरजी हाथी से भी क्या होता है कि प्राप्त होता है। आप हिरजी हाथी को नहीं भूल सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका है जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर भी आपका पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत ही आता है। जगन्नाथपुर, जगन्नाथपुर। तो आप यहाँ चार क्षेत्र आप याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत। तो आप क्या याद रखिएगा, घाटशिला, बारदुगुआ, हिरजी हाथी, जगन्नाथपुर, इसको आप जरूर याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा में, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जिला के बारे में, चौथा जिला के बारे में।
चौथा जिला हम लोग पलामू देखेंगे। पलामू जिला, ये जो पलामू जिला है, पलामू जिला में कौन कौन सा स्थल है जहां से मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण कालीन औजार जो प्राप्त हुए हैं वो आपका पलामू से भी प्राप्त हुए हैं। आप देखेंगे अंधारी पहाड़, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है सुनने में, अंधारी पहाड़, क्या नाम है आपका, इसका क्या नाम है? अंधारी पहाड़। तो ये पलामू का एक जगह है, कौन सा? अंधारी पहाड़। धाजवा पहाड़, कौन सा? एक है आपका धाजवा पहाड़, अंधारी पहाड़, फिर क्या है? धाजवा पहाड़, ढोका पहाड़, ढोका पहाड़, ठीक है, एक आपका कौन सा? ढोका पहाड़। नेक्स्ट झरी पहाड़, क्या है? झरी पहाड़, ठीक है। पलामू में आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ बहुत ज्यादा हम देख रहे मिल रहा है कि अंधारी पहाड़, धाजवा पहाड़, ठीक है, ढोका पहाड़, झरी पहाड़, और एक आपका जो है चौपाली पहाड़। चौपाली पहाड़ भी आपको क्या मिलेगा, किसके अंतर्गत है? तो पलामू जिला के अंतर्गत चपालू है। प्रतापपुर है, कौन सा है? प्रतापपुर। प्रतापपुर भी किसके अंतर्गत शामिल है? पलामू जिला के अंतर्गत शामिल है। महुडी, सगुना, सगुना, महुडी, ये आपका महुडी है, डा है, महुडी, ठीक है, सगुना से भी प्राप्त होता है, महुडी से भी प्राप्त होता है। हामी, हरदी, ये आपका पलामू के अंतर्गत है। जो मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, इन क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण कालीन औजार। तो आप इसे भूल भी नहीं सकते हैं, इसलिए हरदी को भी याद रखिएगा, हामी को याद रखिएगा। मतलब ये जो लिस्ट है पूरा आप इसे याद रखेंगे जेपीएससी के लिए, खासकर ये जेपीएससी के वालों के लिए ही ये सारा चीज मेटर आप प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी और अन्य एग्जामों में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। नेक्स्ट चौथा के बाद अब हम आते हैं, अब इसको याद कैसे किया जाए। खैर इसे आप एक दो बार पढ़िएगा, रीडिंग डालिएगा तो आप इसे याद कर लेंगे बहुत ही आसानी से। चौथा के बाद हम लोग देखते हैं पांचवा, ठीक है, पांचवा में हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम के बारे में। पूर्वी सिंहभूम के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम के बाद हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। अब ये पश्चिमी सिंहभूम देख रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में भी था और मध्य पाषाण काल में भी था। अब यहाँ पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत जो आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। चाईबासा, चाईबासा बहुत ही फेमस। अंधारी, अंधारी, चाईबासा आपके किसके अंतर्गत है? पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत। आधारी हो गया, भोलाडी, चांडिल, ये सब जो है भोलाडी, चांडिल पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत शामिल किया गया। चाईबासा, अंधारी, भोलाडी, चांडिल, जगन्नाथपुर और ये खरसाती, जगन्नाथपुर, ठीक है। आप यहां देख पा रहे होंगे भोलाडी, चांडिल, जगन्नाथपुर, और एक आपका देख पा रहे होंगे खरसाते। कौन सा? खरसाते, खरसाते एक जगह है। तो यहां से भी पश्चिमी सिंहभूम के इन क्षेत्रों से भी मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गढ़वा के बारे में। भवनाथपुर, छठा में गढ़वा, भवनाथपुर एक जगह है, गढ़वा में एक जगह है भवनाथपुर। तो ये जो भवनाथपुर है, झरवार, झरवार, हाथी गाय, झरवार, हाथी गाय, बालूगारा, बालूगारा। आप देख रहे होंगे गढ़वा में आपका भवनाथपुर आ गया, झरवार, हाथी गाय, बालूगारा, नाकगढ़। कौन सा? नाकगढ़
एक आपका बड़ा टेढ़ा टेढ़ा नाम है नाकगढ़। एक दो बार पढ़िएगा, रीडिंग डालिएगा तो याद हो जाएगा आसानी से। और थोड़ा सा कुछ लॉजिक ट्रिक अपने से खुद देखिएगा तो की पॉइंट्स को आप नोट कीजिएगा, डिनोट कीजिएगा, तो हो सकता है बहुत बेहतर ढंग से आप याद कर लेंगे। भवनाथपुर, झरवार, हाथीगार, बालूगारा, नाकगढ़, ये 6 जिला में हम देख रहे हैं। एक आपका बचता है जो आपका रांची जिला, भी आपसे इससे अछूता नहीं होता है। रांची जिला भी मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं रांची जिला से भी, आप इसे नोट कर लें। रांची जिला हम यहां भी लिख देते हैं 7वां में, रांची जिला। ठीक है, अब ये जो है रांची जिला में हम लोग देखेंगे चैनपुर, बामला, चैनपुर एक जगह है, चैनपुर, बामला, बांसजोर। ठीक है, ये जो इलाका, ये जो क्षेत्र जो है रांची के इन क्षेत्रों से भी प्राप्त हुआ है। बांसजोर मतलब चैनपुर, बामला, बांसजोर और उसके बाद जो है भकुआड़ी, नावाड़ी, ये सारा इलाका आपका रांची में भकुआड़ी भाई, नावाड़ी, ये आपका रांची जिला के अंतर्गत ही शामिल है। भकुआड़ी, नावाड़ी, ये जो आपका रांची के अंतर्गत है। भकुआड़ी हम लोग देख रहे थे, रांची में कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं 5। कौन कौन? चैनपुर, बामला, बांसजोर, भकुआड़ी, नावाड़ी, हारिन, डामरी। ठीक है, हारिन के बाद हम लोग देख रहे हैं कौन सा? डामरी, दारू हारू, एक जगह है दारू हारू, ये रांची जिला के अंतर्गत ही है, इसे याद रखिएगा। दारू हारू को लग रहा है कुछ नया, लग रहा है हम दारू की बात कर रहे हैं, लेकिन दारू ये है नहीं, दारू हारू नाम है। ये गुरुम और बुद्धूडी, एक है जगह गुरुम और एक है बुद्धूडी। ये जो आपका हो गया रांची जिला के अंतर्गत शामिल स्थल जो है, ये आपका मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। कौन सा, कितना प्राप्त हुए? मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। ये हम लोग देख रहे थे रांची, चैनपुर, बामला, बांसजोर, भकुआड़ी, नावाड़ी, हारी, डामरी, दारूहारू, गुरु, बुद्धूडी। ये जो आपका हो गया रांची जिला के अंतर्गत कुछ क्षेत्र हैं जहां से मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं, तो इन क्षेत्र को याद रखिएगा। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में भी 7 जिला हो गया। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाण काल में क्या तब्दील हुआ, इसे हम मिटाते हैं। नवपाषाण काल, अब नवपाषाण काल को हम लोग देखेंगे। नवपाषाण काल, अब हम लोग देख रहे हैं नवपाषाण काल। ठीक है, तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं नवपाषाण काल। अब ये जो नवपाषाण काल है, यहां पर नवपाषाण कालीन मानव खाद्य उत्पादक के रूप में जाने जाने लगा। क्यों? आप देख रहे होंगे कि पूरा पाषाण काल में आखेटक थे, शिकारी थे, खाद्य संग्रह कर रहे थे। एक जगह कल की चिंता उन्हें सता रही थी कि कल क्या खाएंगे, तो वह चिंता में लिप्त थे, इसीलिए खाद्य को संग्रह इकट्ठा कर रहे थे पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जैसे जैसे क्या हुआ, माइक्रोलिथिक एज आया, छोटे छोटे पाषाण बनाना प्रारंभ कर दिए, छोटे छोटे पत्थर का औजार बनाना सीख लिए, तो उन्हें शिकारी करने में बहुत ही आसानी होने लगी। और जब आसानी होने लगी तो धीरे धीरे उस समय पशुपालक बनने लगी, पशुपालक के रूप में जाना जाने लगी। कब? मध्य पाषाण काल में पशुपालक के रूप में भी जाने लगे। अब जो है पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए थे मध्य पाषाण काल में। अब नवपाषाण काल में क्या हुआ कि नवपाषाण काल में जो सबसे बड़ी तब्दील हुई, जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी हुई, वह था कृषि क्रांतिकारी, कृषि का आगाज होना, कृषि की आगाज होना। और जब ये कृषि आया तो इन लोग खाद्य उत्पादक बन गए। जब 1000 बीसी में, अब हम देख रहे हैं लोहे का आगाज 1000 बीसी में हुआ था, लेकिन यहाँ जो कृषि का आगाज हो गया था, लोग सीख गए थे, उन लोग समझ पा रहे थे, कुछ जो चीज खा रहे थे तो ऐसा लग रहा था,
तो जो चीज खा रहे थे वो अचानक वो जमीन पर फेंक देते थे। तो फेंकने के बाद क्या होता था कि अचानक वह पौधा उगना शुरू होता था, तो उसे लगता कि वह जो होता है उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए थे। तो ये कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिए थे नवपाषाण काल में। सबसे बड़ी नवपाषाण काल की दो बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन, दूसरा खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिया था नवपाषाण कालीन मानव। अब इसमें देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थल को, नवपाषाण कालीन स्थल हम लोग देखते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल भी आप देख रहे हो कि रांची भी नवपाषाण कालीन स्थल से अछूता नहीं रहता है। रांची से नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त होता है, रांची से। अब ये जो रांची है आप देखेंगे बुढ़ाड़ी, तमाड़ अब रांची का फेमस नाम है, आप जानते भी होंगे तमाड़। रांची में एक जगह है, कौन सा? बुढ़ाड़ी, तमाड़, मारंगहम एक जगह है, ये भी मारंगहम। ये जो है हासा चिरौंदी, ठीक है। मारंगहम, हासा, चिरौंदी, ये आपका अनगड़ा। एक है लुपुंगगंज, क्या है? लुपुंगडी। ये जो आपका हो गया, ये आपका रांची जिला के स्थल हैं। इन स्थल से भी नवपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम हम लोग देखते हैं, दूसरा जिला पूर्वी सिंहभूम में एक जगह सरायकेला, ठीक है। ये जो आपका जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी, जमशेदपुर के स्वर्णरेखा, कौन सा? आप जान पा रहे होंगे कि जमशेदपुर के स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम से, खरकई नदी के संगम से प्राप्त औजार, ठीक है। संगम से क्या प्राप्त हुए? औजार प्राप्त हुए। तो ये जो है संगम से प्राप्त हुआ है औजार पूर्वी सिंहभूम में, तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम। ये जो पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन सा जगह है। तो रारू नदी आप जान पा रहे होंगे कि रारू नदी आपका चाईबासा में, तो रारू नदी के क्षेत्र से भी नवपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ। रारू है, रारू नदी, ये आपका चाईबासा में है, ठीक है। रारू नदी आपका, फिर ये जो रारू नदी है ये आपका किस एरिया में आपका है? चाईबासा में। चक्रधरपुर, ये भी चक्रधरपुर जो आपका है, चक्रधरपुर, ये भी आपका चाईबासा के अंतर्गत है। चाईबासा, ये जो चक्रधरपुर भी हम लोग देख लिए, रारू नदी भी देख लिए, चक्रधरपुर, चांडिल देख लिए, चांडिल, और एक आपका आता है चाकुलिया, इसे भी आप याद रखेंगे, चाकुलिया, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में रारू नदी जो आपका चाईबासा के क्षेत्र में मिलता है, चक्रधरपुर ये भी चाईबासा के अंतर्गत, चांडिल ये भी आपका, और चाकुलिया ये पश्चिमी सिंहभूम में। अब हजारीबाग भी, यहां से आप देखिएगा दूध पानी एक स्थान है, हजारीबाग जिला का दूध पानी एक स्थान है। वहां से 8वीं शताब्दी का एक जगह, 8वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है। चौथा हम यहां लिख देते हैं हजारीबाग बाग में क्या है? एक जगह है दूध पानी से 8वीं सदी का अभिलेख या लेख, 8वीं सदी का लेख प्राप्त हुआ है, मतलब अभिलेख प्राप्त हुआ है।
तो हजारीबाग में कौन सा जगह है, दूध पानी। अब उसी दूध पानी 8वीं शताब्दी का एक क्या प्राप्त हुआ है, लेख प्राप्त हुआ है हजारीबाग, नवपाषाण कालीन लेख। तो यहां हम लोग देखिए लोहरदग्गा, एक आपका आता है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, लोहरदग्गा खास करके ऐसा माना जाता है, संभवतः ऐसा मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे इस लोहरदग्गा के क्षेत्र में असुर संस्कृति पाई जाती है। संभवतः यहाँ पे संभवतः असुर संस्कृति पाई जाती है। ठीक है, लोहरदग्गा जिला में क्या पाया जाता है, असुर संस्कृति पाई जाती है। असुर, संभवतः हम लोग अनुमान लगाते हैं कि लोहरदग्गा में असुर संस्कृति है जो नवपाषाण कालीन संस्कृति है। तो इसका मतलब लोहरदग्गा से भी हमें नवपाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इसे भी देख लिए। एक यहाँ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक जो सबसे बड़ी खास बात जो आपको याद रखना ही रखना है, हम इसे नोट में करके लिखेंगे। नोट, बोरमैन साहब, ठीक है, बोरमैन, नोट करके हम यहां लिख दे रहे हैं। बोरमैन, अब एक जो बोरमैन एक इतिहासकार हैं या राइटर हैं, तो बोरमैन ने क्या किया कि नवपाषाण कालीन हस्तकुठारों को, बोरमैन ने नवपाषाण कालीन हस्तकुठारों को 12 प्रकार में, 12 प्रकार में क्या किया है, 12 प्रकार, 12 प्रकार जो आप देख रहे हैं कि 12 प्रकार का बताया, 12 प्रकार का बताया है। ठीक है, बोरमैन साहब क्या बताएं कि नवपाषाण कालीन हस्तकुठार 12 प्रकार के मिलते हैं। अब ये जो 12 प्रकार का जो हस्तकुठार मिलता है वह छोटा नागपुर में अधिकांश मिलते हैं, अधिकांश प्रकार के मिलते हैं छोटा नागपुर में, जो छोटा नागपुर में अधिकांश प्रकार के मिलते हैं। मतलब बोरमैन साहब ने नवपाषाण कालीन हस्तकुठारों को 12 प्रकार का बताया है, और यह जो 12 प्रकार जो अधिकांश पाया जाता है वह छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलता है। इस प्रकार से हम लोग आज की जो क्लास है हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हम लोग देखने का प्रयास किए प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला पाषाण काल, और पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब जो बच रहा है धातु काल, धातु काल हम नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि धातु काल के संदर्भ में झारखंड की दशा क्या है। इस प्रकार से अब देखेंगे अगले क्लास में बची हुई आगे की बातचीत। थैंक यू।